हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस सीरीज में 24 क्वेश्चन हैं। 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आज डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन 24 है, लेकिन इसको अच्छे तरह से ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई आप लोगों को इसमें दिक्कत आए तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक जितना भी फार्मूला है, खास करके जिस फार्मूला से प्रश्न बनाए जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन फार्मूला के ऊपर मैं को सीरीज लाऊंगा और उन फार्मूला को एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। फ़िलहाल ये फिजिक्स का क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, इसको आसानी से देखें और वहीं सहजता से समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थान पे समान होता है, ध्रुव पे अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है और विषुवत रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले ये हम लोगों का पृथ्वी है, पृथ्वी में ये है विषुवत रेखा और इस पॉइंट को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव इसको बोला जाता है और इसको दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जी का मान न्यूनतम होता है, यानी कि जी का मान जो होता है यहाँ पे मिनिमम होता है और यहाँ पे जी का मान जो है मैक्सिमम होता है। यहाँ तक समझे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भार का जो फॉर्मूला होता है W बराबर mg होता है। यहाँ पे समझते हैं कि m और बराबर W बराबर mg होता है। यहाँ देखेंगे कि अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो भार भी बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। यहाँ से सीधा स्पष्ट पता चल जाता है कि जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होगा वहाँ पे किसी पिंड का भार अधिकतम होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोगों का है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का है ये बी नंबर हो जाएगा। ध्रुव पे अधिकतम होता है। एक दो पॉइंट और इससे समझ लेते हैं कि W बराबर mg, ध्रुव पे मैक्सिमम, विषुवत रेखा पर मिनिमम, भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान जिस किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका भार उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि चंद्रमा पे किसी वस्तु को ले जाते हैं तो इसके भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट, अब यहाँ पे समझते हैं कि लिफ्ट में दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है और कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आंसर सी होगा, आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर इस क्वेश्चन का सी होगा, सी जो हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो भार अधिक होगा, भार अधिक होगा त्वरण के साथ। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि एक्सेलरेशन के साथ, त्वरण के साथ अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो भार अधिक होगा और त्वरण के साथ नीचे आते हैं तो भार न्यूनतम यानी कि भार कम होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। अभी आपको हम इस प्रश्न का आंसर बताएं कि चंद्रमा पे किसी वस्तु को अगर ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, उसका द्रव्यमान भिन्न किंतु भार वही, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाता है, उसका द्रव्यमान वही किंतु भार भिन्न हो जाता है। अभी आपको बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी होगा, सी होगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, केवल भार बदलता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का होता है, इसीलिए किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पे 600 न्यूटन हो तो चंद्रमा पे उसका भार 100 न्यूटन होगा, यानी कि छठा भाग होता है। द्रव्यमान कतई नहीं बदलता है, भार केवल बदलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पिंड का वेग, किसी पिंड का जो वेग है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए। यहाँ समझते हैं किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए, यानी कि v का जो मान है
2 कर दिया जाए, वेग को v से लिखते हैं, v का मान दुगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगुना होगा। त्वरण और वेग में कोई खास संबंध नहीं है, उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा जल्दी हम समझ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 12 mv² होता है, ये गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है mgh। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर mv। तो अगर हम लोग इस v का मान को दुगुना करते हैं तो संवेग भी हम लोगों का क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है संवेग भी यहाँ पे दुगुना हो जाएगा। अगर वेग दुगुना करेंगे तो संवेग भी दुगुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा। इस तरह का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैं सोचता हूँ कि इस पे एक अलग सेशन लेके आऊँ जिससे कि किसी का वेग दुगुना, वेग आधा कर दिया जाए, इस तरह का बहुत सारा प्रश्न आता है। इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ देखते हैं कि किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा। सबसे पहले देखेंगे कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 12 mv²। ठीक है, इस वेग के बारे में बता रहा है कि इस वेग को दुगुना कर दिया जाए, तो वेग को दुगुना किया जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र, यानी कि वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। पारा क्या है, तो पारा एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में और 1-2 क्वेश्चन है। इस यहाँ ऑप्शन दिया हुआ आर्द्रता मापी, तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, इसको देखना है, यहाँ लिख देते हैं हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम होगा, तो किसी पिंड का जो भार है अधिकतम निर्वात में होता है। निर्वात समझते हैं कि क्या होता है, जहाँ पे हवा नहीं होता है, किसी ऐसे खास स्थान जहाँ से उस हवा को निकाल दिया जाए किसी पंप के द्वारा, उस स्थान को निर्वात बोला जाता है। प्रश्न एक आता है निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम बोला जाता है। निर्वात से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक चीज़ गौर करना है, ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चलती है, प्रकाश निर्वात में चलती है। एक जल से भरे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है, आगे क्वेश्चन है यानी 8 नंबर क्वेश्चन है। एक जल से भरे बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ़ के पिघलने पर बीकर में जल का तल। तो देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा ये प्रश्न है, जल का तल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जल उतना ही बना रहेगा। अब क्यों उतना ही बना रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। पूर्ववत बना रहेगा, यानी कि जितना जल था उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर किसी बाल्टी में हम लोग बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ़ का टुकड़ा भी कुछ जगह लेता है, और वो जितना जगह लेता है, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा डाले तो वहाँ से उतना पानी तो हट गया और वहाँ बर्फ़ एडजस्ट हो गया। ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगा और वो जहाँ से जितना जगह लिया था रखने अपने स्थान बनाने के लिए, वह एडजस्ट हो जाएगा और वो उतना ही बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होता है, इसीलिए पारा को डॉक्टरी थर्मामीटर में भरा जाता है। ठीक है, पारा के बारे में देखे थे कि बैरोमीटर में ही पारा भरा जाता है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से क्या मापा जाता है। तो समझते हैं, आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र होगा उससे आर्द्रता ही मापेंगे, तो जिस आर्द्रता वाले से आर्द्रता मापेंगे। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का इधर का, हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है ये आपका 11 क्वेश्चन होगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है।
तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जो होती है ये अवरक्त किरण की होती है। अवरक्त किरण को इंफ्रारेड बोला जाता है। अब समझिए, इंफ्रारेड, कोई भी वस्तु को जलाएंगे तो उससे इंफ्रारेड निकलेगा, यानी कि आग जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उससे इंफ्रारेड ही निकलता है। अब देखिए यहाँ पे एक और है पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि पराबैंगनी किरण जो होता है यह सूर्य से पराबैंगनी किरण आती है। वो ये हानिकारक विकिरण है जिसको रोकने के लिए ओजोन परत रोकती है। उसी ओजोन परत में छिद्र होने के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी पे पहुंचती है, और इसी पृथ्वी पे पहुंचने के कारण हम लोगों के शरीर में चर्म रोग जैसे स्किन कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। और गामा किरण जो है, ये गामा किरण रेडियो एक्टिव किरण है, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यहाँ किरीट यानी कोरोना दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण से 1-2 क्वेश्चन और है जिसके बारे में समझ लेते हैं। सूर्य ग्रहण कभी भी लगता है तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से 1 और 2 प्रश्न मिलेगा, आगे कभी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 14। दंत चिकित्सा का उपकरण, यानी कि दांत का डॉक्टर के पास कौन सा दर्पण लगा होगा? तो दांत समझते हैं कि दांत छोटा होता है, उसको बड़ा देखना होता है, तो बड़ा देखने के लिए कौन सा? तो अवतल दर्पण। इसलिए अवतल दर्पण नाक, कान, ENT, ENT का मतलब होता है आई, नोज, और T से टॉन्सिल, यानी कि ये एक डॉक्टर होता है जिसके पास अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और दांत के डॉक्टर के पास भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बड़ा अच्छा प्रश्न आया, मोटर वाहनों के पीछे दृश्य देखने हेतु। अब हम समझते हैं कि मोटर वाहनों के पीछे दृश्य देखने हेतु ऐसा दर्पण लगाएंगे जो किसी वस्तु को छोटा दिखाई देगा। तो छोटा दिखाई देने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा बस हम लोगों को छोटा करके दिखाता है। यानी कि मोटर, यानी कि इसके बारे में पूछा जाता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पे डॉक्टर के पास हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग जो कि छोटा से बड़ा दिखाता है, और उत्तल दर्पण बड़ा से छोटा दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका एक ट्रिक बताते हैं। 3 प्राथमिक रंग याद रखिएगा। निहाल, किसी व्यक्ति का नाम अपने दोस्तों का रख लीजिएगा, निहाल, नीला, हरा और लाल, यानी कि लाल, हरा, नीला जो है ये प्राथमिक रंग है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? निहाल, नीला, हरा और लाल। यहाँ देखते हैं कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है? यानी कि मानव नेत्र का जो रेटिना है, दृष्टिपटल है, सबसे पहले समझते हैं कि मानव नेत्र के दृष्टिपटल पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आगे समझते हैं। यहाँ पे जो दृष्टिपटल जो काम करता है मानव नेत्र में, वही कैमरा में फिल्म का काम होता है। फिर कैमरा में फिल्म का काम, हमारे मानव नेत्र में दृष्टिपटल का काम, दोनों ही सेम होता है, समान होता है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों का स्वर में तीक्ष्ण होने का कारण। तो तीक्ष्ण यानी कि आवाज़ थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, तो उसका कारण है उच्च आवृत्ति, यानी हाई फ्रीक्वेंसी का आवाज़ महिलाओं का होता है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ध्वनि की अधिकतम वेगा, यानी वेग है, थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि का अधिकतम वेग, तो ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात, समझते हैं कि इस्पात क्या होता है? इस्पात को स्टील ही बोला जाता है। रेल की पटरी इस्पात की बनाई जाती है, जो कि स्टील के रूप में जाना जाता है, स्टील ही इस्पात होता है। आगे चीज़, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें माक संख्या यानी कि मैक संख्या होता है। इंग्लिश में जो ये लिखा हुआ है सही है। मैक संख्या क्या होता है? तो मैक संख्या वायुयान के, यानी कि कोई भी एरोप्लेन, जेट, विमान, ये सब चलता है, उसका जो वेग होता है मैक नंबर में ही प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? यानी कि विद्युत ऊर्जा, यानी कि क्या करेंगे? स्विच को टीपेंगे
स्विच दबाएंगे और स्विच दबाने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, बिजली मिलने लगेगा। विद्युत ऊर्जा को घुमाने यानी कि विद्युत ऊर्जा दिए और यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूर्णन करने लगा, यानी कि ये विद्युत मोटर का काम है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, तो ट्रांसफार्मर का जो काम है ये एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कभी भी डीसी विद्युत में नहीं किया जाता है, हमेशा एसी विद्युत में किया जाता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन। लाउड स्पीकर हम लोग के घर में बजाते हुए देखे होंगे। लाउड स्पीकर में क्या होता है कि विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में, तो हम लोग विद्युत देते हैं, यानी कि विद्युत देते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ क्या होता है, यांत्रिक यानी कि घूर्णन होता है, और घूर्णन होने के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, हम लोगों को गाना के रूप में, साउंड के रूप में आवाज़ मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अभी हम लोग बताए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण डायनेमो होता है और विद्युत सेल। बड़ा अच्छा प्रश्न है, विद्युत सेल क्या करता है, तो विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 24 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कि विद्युत फ्यूज का काम। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि विद्युत फ्यूज का जो काम होता है, जब कभी भी ओवरलोड या जब कभी भी लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट का मतलब कि ठंडा और गर्म तार एक बार कहीं सट जाता है और उस पीरियड को लघु पतन बोला जाता है। लघु पतन में विद्युत ऊर्जा की मात्रा बहुत हो जाती है, कहा जाता है कि अनंत हो जाती है, और इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेज़ गति से होने लगता है और फ्यूज उसी पीरियड में टूट जाता है, ताकि अगर बहुत ज़्यादा विद्युत किसी भी उपकरण में जाए तो वो जलने की संभावना होती है, नष्ट होने की संभावना होती है। तो ये सुरक्षा के दृष्टि से विद्युत फ्यूज बहुत ही लाभदायक होता है, घरों में लगाया जाता है। फ्यूज का तार टीन और शीशा का मिश्रण होता है। हम लोगों के घर में घरेलू फ्यूज 5 एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। और आप सब बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वीडियो बनाने में हो रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व आउट करने का प्रयास किया जाएगा। अभी थोड़ा सा ये सेटअप अभी मेरे पास नहीं आया है, लॉकडाउन की स्थिति में मेरे पास अभी न बोर्ड उपलब्ध है, न कहीं जा पा रहे हैं हम लोग, इसीलिए थोड़ी सी संसाधन की कमी है। और ये सब संसाधन पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएगा तो अच्छे तरह से वीडियो आप सबों को प्रोवाइड होगा। मैं बता दूं कि इस चैनल पर 9th 10th और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे ITI, पॉलीटेक्निक, पैरामेडिकल, सैनिक स्कूल, अलग अलग तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराया जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।